अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5 और मैं हूं हसनैन वहाब। कराची शहर आज एक बार फिर अलमनाक हादसे का शिकार हो गया है। कराची का इलाका है लियारी बगदादी, जहां पर 5 मंजिला रिहायशी इमारत ज़मीन बोस हो गई है। ये वाक़या सुबह तकरीबन 10:10 पर पेश आया था। इमारत में तकरीबन 100 अफराद रिहाइश पजीर थे। इमारत के एक रिहायशी ने यह बताया कि इस बदकिस्मत इमारत में 20 ख़ानदान रहते थे। रिहायशी शख्स के मुताबिक उनकी वाइफ ने उन्हें कॉल करके बताया कि इमारत में शगाफ पड़ रहा है, जिस पर उन्होंने अपनी फैमिली को फ़ौरन बाहर निकलने को कहा। पड़ोस में मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें यह बताया कि इमारत मज़ीद 10 साल तक खड़ी रहेगी, फ़िक्र की कोई बात नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी उनके इसरार पर उनकी फैमिली ने वहाँ से बाहर निकलने का फ़ैसला किया और ठीक 20 मिनट के बाद वो इमारत ज़मीन बोस हो गई। रेस्क्यू 1122 की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक इमारत मुनहदम होने की इतला सुबह 10:53 पर मिली। सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रूम को जो है मुतारिक किया गया। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम बमा डिजास्टर रिस्पॉन्ड व्हीकल जाए वक़्वा पर पहुंच गई। मजमूई तौर पर रेस्क्यू 1122 की 5 टीमें जो हैं व्हीकल्स के साथ, 2 स्नॉर्कल्स के साथ, एम्बुलेंसेस के साथ जाए वक़्वा पर पहुंची। मुतालिका इदारों से राब्ता कायम करके क्रेन्स और लिफ्टर्स को भी जाए वक़्वा पर पहुंचाया गया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक अहलकार हादसे ऑपरेशन में इस वक्त भी मौजूद हैं, वक़्वे पर मौजूद हैं और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से वाक़े का नोटिस अब ले लिया गया है और मुताल्लिक़ा हुकाम को फ़ौरी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला हाउस से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आला ने रेस्क्यू टीमों को हिदायत दी कि मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। मुराद अली शाह साहब ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से शहर भर में मौजूद बोसीदा और खस्ता हाल इमारतों के फ़ौरी तफसीलात तलब करते हुए कहा कि ख़तरनाक इमारतों की बर वक्त निशानदही और शहरियों की हिफाजत के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। अब SBCA की टेक्निकल कमेटी ने शहर में नाकाबिले रिहाइश इमारतों की फहरिस्त जारी कर दी है। पूरे शहर में 578 मखदूश इमारतें हैं। सबसे ज़्यादा मखदूश इमारतों की तादाद ज़िला जनूबी में है। ज़िला जनूबी में कुल 456 नाकाबिले रिहाइश इमारतें मौजूद हैं। SBCA के मुताबिक नाकाबिले रिहाइश इमारतों के हवाले से ज़िला बस्ती दूसरे नंबर पर है। ज़िला बस्ती में 66 मखदूश इमारतें मौजूद हैं। 7 अजला में मखदूश इमारतों के हवाले से ज़िला केमाड़ी तीसरे नंबर पर मौजूद है। ज़िला केमाड़ी में नाकाबिले रिहाइश इमारतों की तादाद 23 के करीब है, जबकि ज़िला कोरंगी में 14, ज़िला शर्की में 13 और ज़िला मलीर में 4 मखदूश इमारतें मौजूद हैं। SBCA की इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे कम नाकाबिले रिहाइश इमारतें ज़िला गरबी में हैं। ज़िला गरबी में मखदूश इमारतों की तादाद सिर्फ और सिर्फ 2 है, जबकि SBCA की तरफ से ताहाल मखदूश इमारतों को खाली कराने के इक़दाम नहीं किए गए हैं। अभी आप देखिएगा, यही लम्हा फ़िक्रिया है कि तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं कि किस ज़िले में कहां पर कौन सी इमारत मखदूश है, लेकिन उसको खाली कराने के कोई इक़दाम सिवाय नोटिस जारी करने के नहीं किए जा रहे। SBCA की तरफ से हर साल मानसून सीज़न से कबल मखदूश इमारतों पर सिर्फ बैनर्स लगा दिए जाते हैं बस, और कोई इक़दाम SBCA की जानिब से नहीं किया जाता। अगर किया जाता होता तो नाजरीन ऐसे वाक़यात कराची शहर में नहीं हो रहे होते। जून 2020 में शहर के इसी इलाके में तकरीबन 40 अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल रिहायशी इमारत गिरने से कम 18 अफराद जान से चले गए थे। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कराची में छतें और इमारतें गिरना बड़ी आम सी बात हो गई है, जिसकी बुनियादी वजह नाक़िस हिफाजती मयारात और नाक़िस तामीराती मवाद है। लेकिन सवाल यह है कि कराची में तमाम इदारे हैं, कहने को मुतहर्रिक भी हैं, सूबाई हुकूमत है, शहरी हुकूमत है, SBCA है, KDA है, एंटी इंक्रोचमेंट है, लेकिन फिर भी गैर कानूनी तामीरात हो जाती हैं। क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इस कोताही का जिम्मेदार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है जो कि हर हादसे के बाद पूछा जाता है। जवाबात भी सामने आते हैं, लेकिन हादसात रुकने का नाम नहीं लेते, गैर कानूनी तामीरात रुकने का नाम नहीं लेती और जो इंक्रोचमेंट है वो रुकने का नाम नहीं लेती। इसमें कौन मुलव्विस है, इस पर बात करते हैं। तला अनवर ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एनालिस्ट हैं और बड़ी गहरी नज़र है कराची शहर पर, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। तलहा, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये बताएगा कि आज जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, सबसे पहले तो इस पर आपका व्यू क्या है? एक बार फिर बड़ा हादसा है कराची शहर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हसनैन। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आज हादसा हुआ है, इसका गमो गुस्सा शहर की आवाम बल्कि पूरी मुल्क के आवाम के चेहरों, उनके दिलों से आया है। और जहां तक रही बात इस तरह के हादसात के हवाले से, तो ये तो एक मामूल हो चुका है। शहर कराची में होने वाला एक ये पहला वाकया नहीं है। अगर आप इसकी जरा सी तारीख जाके देखें तो गुज़िश्ता 1 साल में या गुज़िश्ता 12 महीने के होने वाले वाकयात में से ये एक वाकया है कि जिसके अंदर कम जाने गई हैं, इससे ज्यादा जाने जा चुकी हैं। और हम इस जानों के लॉस को अपनी तरफ से समझते हैं कि लोगों को कंपनसेशन
दे देंगे, लोगों को किसी तौर से कंपनसेट कर देंगे कुछ लाख रुपए की मदद देके, तो जनाब ये इस मसले का हल नहीं है। इस शहर के अंदर जो तामीरात का सिलसिला है, जिसको हम गैर तामीराती के सिलसिला कहते हैं, वो खुलेआम धड़ल्ले से जारी है और तमाम तर मामलात बड़े खुश असलूबी के साथ तय पाते हैं। किसका कमीशन कितना है, किसको कितना कट जाता है, कितनी रिश्वत चलती है, ये बात बच्चा बच्चा जानता है। लियारी वो इलाका है हसनैन के जिसको कहते हैं कि पीपल्स पार्टी लियारी का गढ़ है, बीबी शहीद का हल्का कहलाता है। लेकिन इसके अंदर ये वाकया पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले जो सानिया हुआ था उसके अंदर भी जाने गई थी, मासूम बच्चे भी शहीद हो जाते हैं। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज होना किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि जो लोग चंद अपनी सांसें लेने के काबिल है वो बच जाएं। इस शहर का जो बुनियादी मसला है वो है शहर के अंदर इस गैर कानूनी तामीरात को मुस्तकिल तौर पे रोकना, और वो जब ही रुक सकता है जब स्टेट पॉलिसी ले। अब आपने जब फैसला कर लिया कि भाई आपने शहर के अंदर चिंची रिक्शों को रोकना है, तो कमिश्नर कराची की तरफ से वो इलाके बता दिए गए, वो रूट बता दिए गए, पुलिस को फाल कर दिया गया और आपने चंची के अंदर ऑपरेशन होता हुआ देखा। फिर जब आपने डिसाइड कर लिया कि भाई अब तमाम शहरियों को नंबर प्लेट लगवानी है, अजरक वाली आगे और पीछे दोनों, तो अब आप देख लें शहर के अंदर कैसे हबड़ तबड़ मची है। तो जब रियासत या हुकाम बाला या हुकूमत वक्त कोई काम डिसाइड कर लेती है तो वो कर लेती है, उसमें आवाम भी ताउन करती है। लेकिन SBCA का मसला और जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो सरपरस्त हैं उनका मसला अब आप और मैं तो समझने से कासिर हैं। इस शहर के अंदर अमवात होती जा रही हैं, थोड़े दिन में लोग भूल जाते हैं और थोड़े दिन बाद फिर सानिया हो जाता है। तो इससे बड़े अलम व गम की सिचुएशन हो नहीं सकती। इस शहर के अंदर ये जो SBCA और तमाम रेगुलर बॉडीज हैं उनको लगाम डालना जरूरी है, उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी शफाफियत होना जरूरी है। जिस तरीके से ये हालात हैं बज़ाहिर तो ऐसा मुझे मुश्किल नजर आता है। लेकिन तलहन अनवर साहब, आप क्या समझते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कराची शहर का, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सबसे बड़ा मसला यही है। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं, हमें साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फ़हीमुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि आज जो कराची में ये हादसा पेश आया है, काफ़ी जानें इसके अंदर चली गई हैं, अफसोसनाक हादसा है। माजी में भी हम देखते रहे कि बिल्डिंग गिरने के वाक़यात कराची में हो जाते हैं, फिर उस पर कमेटी बन जाती है, फिर बात आई गई हो जाती है। सर, कोई मुस्तकिल हल इस चीज़ का क्यों नहीं निकल रहा है? SBCA को जिस तरह मुतहरिक होना चाहिए वो गैर कानूनी तामीरात को रोकने के लिए मुतहरिक नहीं है। दूसरा, वो क्या काम कर रही है, आप बेहतर बता सकते हैं। सर प्लीज। देखिए, सबसे पहली बात तो ये आपने SBCA की बात की, ये बेसिकली SBCA की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, यानी कि मुजरिमाना गफलत, जिसकी वजह से शहर में ये हादसा होते हैं। SBCA हो गई, कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलाके में कैंटोनमेंट हो गए, दीगर इलाकों में जो भी बिल्डिंग कंट्रोल से रिलेटेड इदारे हैं, ये उनकी मुजरिमाना गफलत है। और चूंकि ये मुजरिमाना गफलत है तो ये कहना कि SBCA कोई ठोस इक़दाम क्यों नहीं उठाती, बिल्कुल बेमानी बात है। फ़हीम साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या इसको रोका नहीं जा सकता? कोई हिकमत अमली नहीं वज़ा की जा सकती? गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट के तहत तमाम इदारे चल रहे हैं, फिर मेयर कराची हैं, फिर तमाम इंतज़ामिया है, आपके पास नंबर्स भी मौजूद हैं कि पूरे शहर में कितनी मखदूश इमारतें, फिर भी कार्रवाई करके उनको रोका नहीं जा रहा, फिर हादसा हो जाते। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि सारा डेटा मौजूद है, पूरा शहर जोन्स में, टाउन में, डिस्ट्रिक्ट्स में, वार्ड्स में बटा हुआ है, ठीक है। हर इलाके के ऊपर, हर जगह पर एक सरकारी मुलाजिम, एक सरकारी अफसर तैनात है। इन सरकारी अफसरों और मुलाजमीन की मखसूस जिम्मेदारियां हैं। उनमें ये देखना है कि कोई गैर कानूनी, बगैर नक्शा पास हुए, बगैर स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के कोई बिल्डिंग बन तो नहीं रही, ठीक है। अगर बन रही है तो उसका रोका जाना चाहिए। ये इस काम के लिए बोरी में भर के सरकार अपने मुलाजमीन को जो है तनख्वाहें, वसाइल, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, टेलीफोन, उनके गाड़ियों के लिए पेट्रोल और मोबाइल के बिल्स, ये सब पे करती है, ठीक है। मगर चूंकि लोग, मैंने आपसे कहा, मुजरिमाना एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस या मुजरिमाना गफलत है, तो ये लोग
अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की जगह मुका करते हैं, ठीक है ना, मुका करते हैं और उसके नतीजे में इलीगल बिल्डिंग्स बनती हैं। दूसरी तरफ जो आपने मखदूश इमारतों की बात की, आपने कभी दुनिया में किसी और मुल्क में या शहर में सुना है कि इमारतें मखदूश है? इमारतों को जिस तरह से मेरी और आपकी गाड़ी है, हम उसको रेगुलर मेंटेन करते हैं, इमारतों को भी मेंटेन किया जाता है। उनकी मेंटेनेंस का एक सिस्टम होता है। अगर वो एज पर अप्रूव्ड प्लान, अगर एज पर अप्रूव्ड स्ट्रक्चर अगर वो बनी है तो उसकी कोई वजह नहीं बनती कि वो मखदूश हो। अच्छा, ये जितनी बिल्डिंगें गिर रही हैं, या कोई शाह फैसल में गिर गई, कोई लियारी में गिर गई, कोई बहादुराबाद पे गिर गई, ये वो बिल्डिंगें हैं जो पिछले 20 से 25-30 साल के अंदर बनी है या बनाई गई है, ठीक है। 100 साल पुरानी बिल्डिंग कराची में नहीं गिरती, 50 साल पुरानी बिल्डिंग नहीं गिरती। SBCA अगर ये कहता है कि ये 50 साल पुरानी बिल्डिंग है, कम से कम मैं इसको तस्लीम नहीं करता जो आज लियारी में गिरी है। देखिए, इदारे मौजूद हैं, इदारों के ऊपर, इदारों में अफसरान मौजूद हैं, इन इदारों के ऊपर DGs मौजूद हैं, इनके ऊपर प्रोविंशियल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मौजूद हैं, सेक्रेटरी हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग मौजूद है, ठीक है। उनके ऊपर मिनिस्टर हजरात मौजूद हैं, उनके ऊपर चीफ मिनिस्टर मौजूद है। ये कंप्लीट गवर्नेंस का फेलियर है ऊपर से लेके नीचे तक। अब आप उसको कहें कि हिकमत अमली नहीं बनाई जाती, तो मैं सिर्फ अपना सर पीटने के इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। हिकमत अमली की बात नहीं है, दफा 144 अंग्रेज स्टैच्यू बुक्स पे छोड़ के गया है। आप क्या बात कर रहे हो? हर किस्म का कानून मौजूद है, सिंध असेंबली मौजूद है, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन मौजूद है। अगर किसी कानून साजी की जरूरत है तो भाई वो भी कर लो, मगर मेरे नजदीक कोई किसी कानून की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत ही मैसिव गवर्नेंस फेलियर है। हुक्मरान जो हैं वो सिर्फ पैसा बनाने के लिए यहाँ पर हैं, बैरून मुमालिक जायदादें बनाने के लिए हैं, वो अपने बीवी बच्चों को बाहर मेंटेन करने के लिए हैं। उनका ताल्लुक शहर से, शहर की बिल्डिंगों से या अवामुन्नास की बेहतरी से रत्ती बराबर भी कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, अगर कोई चीज अच्छी हो गई ऑटोमेटिकली तो हो गई, अदरवाइज फौरन एक कमेटी बना दो, सस्पेंड कर दो। इस जगह पे, यहाँ लियारी में जो बिल्डिंग गिरी है, यहाँ पर इंस्पेक्टर से लेके, सुपरवाइजर से लेके, असिस्टेंट कंट्रोलर बिल्डिंग, डिप्टी कंट्रोलर बिल्डिंग, कंट्रोलर ऑफ बिल्डिंग, इन तमाम को सिर्फ सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, और उस इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके वो सजाएं इन लोगों को दी जानी चाहिए जब आपकी गफलत की वजह से इंसानी जान जाया होती है। ये कत्ल के मुकदमे बनने चाहिए इनके ऊपर, ताकि पुलिस इनके ऊपर एक्शन ले सके। आप ऐसा कर लीजिए, बिल्डिंगें गिरना बंद हो जाएंगी। आप ऐसा नहीं कीजिए, आप जो है टी पार्टी चलाते रहें, अय्याशी करते रहें, पैसे बनाते रहें, बिल्डिंगें गिरते रहेंगी। आपको प्रोग्राम करने का मौका मिल जाएगा, मुझे 20 चैनल्स फोन करके मेरी राय मालूम करेंगे, मगर बिल्डिंगें गिरना, इंसानी जाने जाया होने से एक आने का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फ़हीम साहब, आप क्या तजवीज़ करेंगे? आपके हाथों से इस शहर की बेहतरी के लिए काम होते रहे, आपने इस शहर के मास्टर प्लान को बड़े करीब से देखा है, क्योंकि वो मास्टर प्लान जब पूछा जाता है कि कहाँ है तो वो मिलता तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ना इस शहर में, कंक्रीट जंगल का बनना एक बहुत बड़ा मसला है। आप क्या तजवीज़ करेंगे कि सबसे बेसिक क्या काम होना चाहिए जो सिंध गवर्नमेंट को, शहरी इंतज़ामिया को, बल्दियाती इंतज़ामिया को सबसे पहले कर ले तो ये मसाइल हल हो सकते हैं कुछ हद तक? देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, तमाम सरकारी अफसरान, मुलाजमीन, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स को कल सुबह से अपनी जिम्मेदारी पूरी करना शुरू करना चाहिए जी। हर चीज, पानी क्यों नहीं पहुंचता, उसकी एक सिंपल सी वजह है। बिल्डिंग क्यों गिरती है, उसकी एक सिंपल सी वजह है। अगर लोग अपनी जिम्मेदारी, जिस चीज पे उनको बोरी में भर के पैसे मिलते हैं, जिसमें वो ट्रकों में पैसे भर के पैसे बनाते हैं, वो अगर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना शुरू कर दें, इस शहर में कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि कल ऐसा कर ले तो ऐसा हो जाएगा। शहर का इस वक्त कराची शहर का
और इवन कराची शहर क्या इस सूबे के दीगर शहरों का हाल जो है वो कंप्लीट गवर्नेंस की फेलियर है। और ये हादसात होते हैं, पानी की लाइनें फटती हैं, सीवेज नहीं डिस्पोज होता, अनट्रीटेड समंदर में जाता है, सड़क बनती है अगले महीने टूट जाती है। ये सारी की सारी बुनियाद इसकी करप्शन में, ना अहलियत में है, में मौजूद है। लोग अपना काम करना शुरू कर दें, यकीन जानिए इस शहर ठीक है, लोग अगर अपना काम करना शुरू कर दें तो ये चीज़ें नहीं होंगी। सर, मेरे साथ नादिर कबूल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तर्जुमान है सिंध हुकूमत के। बहुत शुक्रिया नादिर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नादिर साहब ये बताइएगा कि बड़ा ही अफसोसनाक हादसा है। पहले तो उसकी जितनी मजम्मत इसकी की जाए कम है, इंसानी जान कहीं भी हो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। सर, कोई जिम्मेदारी आपको इसके अंदर नज़र आई है किसी की कोताही? SBCA के अफसरान की जानिब से कुछ लोगों को मुअत्तल भी किया गया है वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर, क्या आपके पास मालूमात है? देखिए, जाहिर सी बात है, अभी जब CM मुराद अली शाह साहब ने खुद इस चीज़ का नोटिस लिया है तो इन्वेस्टिगेशन भरपूर होगी और जो रिपोर्ट फिर आएगी सामने और उसमें जो जो जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बट अभी तक जहाँ तक हमारी नॉलेज में है वो यही है कि इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे हमने सिंध गवर्नमेंट ने एटलीस्ट कोई NOC या कोई इजाजतनामा नहीं जारी किया था। इन्होंने इलीगली, जो खुद मकीन थे इस बिल्डिंग के, उन्होंने इलीगली पुरानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग पे मजीद इन्होंने 2 फ्लोर्स ऐड किए, जिसकी वजह से जो इसका स्ट्रक्चर था बिल्डिंग का वो लोड बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी वजह से अफसोसनाक वाकया पेश आया है। और नादिर साहब ये भी बताइएगा कि SBCA की अपनी रिपोर्ट है कि 578 कुल इस शहर के अंदर मखदूश इमारतें हैं। क्या अब किसी और हादसे का इंतज़ार किया जाएगा या उसके ऊपर सख्ती से एक्शन लिया जाएगा? नहीं, ऑलरेडी इन सबको नोटिस इशू किए गए थे, बट जाहिर सी बात है नोटिस से काम हो नहीं रहा ना। इस बिल्डिंग को भी नोटिस तो 3 बार दिए जा चुके थे, लोग छोड़ने को तैयार नहीं होते। एग्जैक्टली, जब हम जाते हैं इन बिल्डिंग को खाली कराने के लिए तो जो इलाके के मकीन होते हैं या बिल्डिंग के मकीन होते हैं वो आके बाकायदा एहतजाज करते हैं और वो हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हैं कि नहीं, हम अपने बच्चों को लेके कहाँ रोड पे रहे। हम कहते हैं भाई जो मुतबादिल है वो भी हम फिगर आउट कर लेंगे, मगर जो अपने रिस्क आप ले रहे हो अपनी जान पे, अपने बच्चों की जान पे, वो तो ना लो। तो ये एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। रिहायशियों को खुद सोचना चाहिए कि वो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग पे इतना लोड डाल रहे हैं और एक इस तरह का अफसोसनाक वाकया खुद इनवाइट कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो अपनी तौर पर कोशिश करती है खाली कराए, बट कॉपरेशन की बड़ी कमी हमें सामने से फेस करनी पड़ती है। अगर कॉपरेशन नहीं होती वहाँ के रिहायशियों की जानिब से, गो के गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो है जानों के तहफ़्फ़ुज़ की, तो फिर क्या सिंध हुकूमत अब क्या सोच रही है, किस तरह का एक्शन हो सकता है? बस उठा के इनको बिल्डिंगों से निकाल के फिर ले जाएंगे कहीं और, गडाप ले जाएंगे, मलीज ले जाएंगे, यही बाकी रह गया और तो कोई तरीका नहीं है। और सर, जो SBCA का जो किरदार है इस पूरे शहर के अंदर, कंस्ट्रक्शन का जो मामला आपके सामने है, कंक्रीट का जंगल कराची शहर को कहा जाता है, गैर कानूनी तामीरात की भरमार है, क्या वहाँ पर नहीं आप समझते कि कोई कार्रवाई होनी चाहिए? इतने 100 गज़ के 80 गज़ के प्लाट पर 6 मंजिला इमारत बनना, ये तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता जो कराची शहर में होता है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और ये लियारी के अंदर ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, हमने तोड़वाई भी है, माजी में बिल्डर्स को अरेस्ट भी किया है। बाकी शहर में भी इस तरह के बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, हमने उनके खिलाफ एक्शन लिया है, मगर ये समझते ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली। अभी मजीद आई थिंक जो इनकी सजा है इनको और सख्त करना पड़ेगा। 14 साल की शायद सजा देनी पड़ेगी, तभी शायद जाके सुधरेंगे बिल्डर्स और जो रिहायशी होते हैं। सर वो तो ठीक है, रिहायशी और बिल्डरों की तो आपने बात कर दी, जहाँ से इजाज़त दी जा रही है मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ कि जिम्मेदारी तो उनकी भी आयत होती है। हम इजाज़त जिन बिल्डिंग्स का देते हैं उनकी बाकायदा फिजिबिलिटी स्टडी होती है कि उस प्लॉट पे कितना तामीर होना चाहिए, उससे ज़्यादा हम नहीं देते। ये ज्यादातर जो वाकयात पेश आते हैं वो ऐसी बिल्डिंग्स के पेश आते हैं जहाँ पे इजाजत हम 4 मंजिल का देते हैं, वो बना 6 या 8 देते हैं। और वो भी जब बिल्डिंग में इनहैबिटेंट्स रहना शुरू करते हैं, जब सारी अप्रूवल्स वगैरह हो जाती है, सर्वे हो जाता है, SBCA का अमला आके विजिट करके चले जाता है, उसके बाद साल बाद 1.5 साल बाद ये लोग रात के अंधेरे में फ्लोर ऐड करना शुरू करते हैं। तो सर फिर अब सिंध गवर्नमेंट फैसला कर रही है कि एक बार फिर जो है ये जो एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जिस तरह आप करते हैं, एक ऐसी ड्राइव होनी चाहिए कि गैर कानूनी तामीरात जितनी इजाज़त है उतनी बनाई जाएँ, जिसकी इजाज़त नहीं है उसको गिरा दिया जाए। क्या करने जा रही है सिंध गवर्नमेंट ऐसा? जी बिल्कुल, सख्ती से जाके इन बिल्डिंग्स को फिर सील कराएंगे। इनके जो रिहायशी हैं उनको अगर वो रेजिस्टेंस शो भी करेंगे तो उनको फिर मुतबादिल देने की कोशिश करेंगी गवर्नमेंट। अब ये बैठेगी, जाहिर सी बात है, सिंध CM की सदारत में कोई कमेटी जो मुतबादिल इनके लिए फिगर आउट करेगी, क्योंकि रोडों पे भी तो जाहिर सी बात है इनको हम नहीं छोड़ सकते ना।
बिल्कुल ठीक है। तल अनवर साहब, आप क्या समझ रहे हैं? आप सुन रहे थे नादिर कबूल साहब को, वो कह रहे हैं कि हम तो उतनी इजाज़त देते हैं जितनी कानून इजाज़त देता है, फिर रात के अंधेरे में बिल्डिंगें बन जाती हैं, इजाफी मंजिलें बन जाती हैं, फिर इस तरह के हादसात पेश आते हैं। बड़ी लग रहा है बड़ी मासूमियत से उन्होंने कह दिया कि SBCA तो अपना काम कर रही है सही तरह। किसी भी इलाके में रहता हो, अगर वो अपने घर के सामने अपना फ्लोर, लीगल फ्लोर डालने के लिए या थोड़ा सा चबूतरा या क्यारी दुरुस्त करने के लिए एक रेड़ा ही मंगा ले छोटा सा बजरी का और डलवा ले, उसके 10 मिनट के बाद वहां पे पुलिस की मोबाइल आ जाती है। पुलिस का कोई ताल्लुक नहीं होता कि उस रेडी वाले को या उस घर के बनाने वाले को जो लीगली अपना काम कर रहा है उसको तंग करे, मगर उसके बावजूद हर इलाके में शहर के उनसे भत्ता लेना मामूल है। और अगर आप लीगली अपना फ्लोर कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दें तो रोजाना की बुनियाद पे आपके पास SBCA के लोग आना शुरू हो जाते हैं। आपको पता है कि शहर के अंदर क्या हाल है। तो किस तरह ये मुमकिन है कि एक लीगल इमारत पे 2 फ्लोर बन गए और इलाके के जिम्मेदार अफसर को, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जिम्मेदारों को पता ही ना लगा? क्या उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली थी? तो जनाब, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इदारों के इल्म में लाए बिना, अथॉरिटीज को मुट्ठी गर्म किए बिना शहर में कुछ हो जाए। यकीनी तौर पे इस पे किसी भी सूरत में जिम्मेदारी आयद उन्हीं अफसरान की होती है कि जो कि उस इलाके के मुंतजिम हैं। और जब ये जिम्मेदारी आयद होती है तो फिर इस हवाले से जाके फ़हीमुज़्ज़मा साहब ने कहा कि कानूनी कार्रवाई भी बनती है, जो कि तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों का एक वतीरा है। मगर बदकिस्मती हमारे मुल्क में ये है कि यहाँ पे पुल भी गिर जाते हैं। ये इमारत तो बहुत छोटी सी बात है, मगर कभी भी जो फाइनल रिपोर्ट बनती है उसके अंदर जिम्मेदारान का तयन नहीं होता। ये इंसानी जानें ज़ाया होती रही हैं और खाकम बदन शायद होती रहेंगी। और कराची में सबसे ज्यादा इंसानी जानों का लॉस हो रहा है, क्योंकि कराची वो जगह है कि जहां पे हर एक का इंटरेस्ट है कमाने का, बनाने का किसी का नहीं है। बदकिस्मती है हमारी। और तलबाई, जो सिस्टम की बात होती है कि कराची शहर सिस्टम के तहत चलता है, क्या कितनी भी इमारतें गिर जाएं, लोग मरते रहें, शहरी कराची के मरते रहें और जो भी हुक्मरान तबका है उनकी आंखें बंद रहें, लेकिन सिस्टम कभी हम देखते हैं कि टूटता नहीं है और सिस्टम को कोई नुकसान नहीं होता। आप देख रहे हैं कि क्या इस हादसे के बाद सिस्टम को कोई लगाम डाली जाएगी? हसनैन, सिस्टम तो हमारे यहाँ वो बला है जो कि बड़े बड़े तुर्रम खानों सुरमाओं को खा जाता है। अफसरान आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सिस्टम जो चलाते हैं वो वहीं के वहीं बैठे रहते हैं। सिस्टम उस बला को कहते हैं जो कि अपने पंजे गाड़ के बैठ जाता है। और इस माशरे के अंदर सिस्टम को अगर आप कहें तो नासूर की सूरत इख्तियार कर चुका है कि जहां पे आपने सिस्टम के खिलाफ जाके बगावत की और आप सीन से आउट हो गए। मुमकिन है कि कुछ अच्छी मिसालें भी हों, लेकिन अमूमी तौर पे इस शहर के अंदर जो इंसानी जानों का अलमिया है, जो ज़ाया होने का अलमिया है, ये आलमी सतह पे हमारी जग हसाई का बाइस बन रहा है। अभी हमारे एक दोस्त हैं, इंटरनेशनल सहाफ़ी, मैं उनसे बात कर रहा था। उन्होंने कहा, यार तला, मुझे 22 साल हो गए इस शोबे में काम करते हुए, लेकिन जितना मैं तुम्हारे मुल्क से देखता हूँ ना इस नौयत की खबरें, मैंने कभी किसी मुल्क में नहीं देखी। मुझे शर्मिंदगी हुई। खैर वो तो दोस्त है, लेकिन अपनी एक पाकिस्तानी होने के नाते, कराची हाइट होने के नाते, सूबा सिंध का बासी होने के नाते मैं समझता हूं कि इस शहर को, इस सूबे को रिवाइव होना चाहिए। कानून में जो सुकम है उसे दूर होना चाहिए और जो ऐसे मुर्तकिब अफराद हैं जो कि सरपरस्त हैं इन गैर कानूनी कामों के, उनके खिलाफ शिकंजा तंग होना चाहिए अगर हम इंसानी जानों का मजीद ज़या नहीं चाहते तो। बहुत शुक्रिया तल अनवर साहब ने हमें ज्वाइन किया। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीमुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर कबूल साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक पर जाएंगे नाजरीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि मुल्की सियासत में इस वक्त क्या हो रहा है। KPK में तब्दीली की बातें हो रही हैं, गवर्नर KPK हमें एक्टिव नज़र आ रहे हैं, क्या वहाँ पर इन हाउस तब्दीली हो सकती है? और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुज़ाकरात की बात हो रही है उसमें कितनी पेशरफ्त हो सकती है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। मुल्की सियासत हर गुजरते दिन के साथ जो है मज़ीद गर्मा गर्म होती जा रही है। सियासत में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आते जा रहे हैं। बानी PTI इस वक्त जेल में मौजूद हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत है उसकी पूरी कोशिश है कि किसी तरह बानी PTI को जेल से रिहाई मिल सके। उसके लिए मुज़ाकरात करने हैं, नहीं करने, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं, कुछ इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त 2 राय नज़र आ रही हैं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 80 रहनुमा हैं जो इस वक्त जेलों में मौजूद हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, महमूद रशीद साहब हैं, उनकी जानिब से ख़त लिखा गया। उसमें उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जेल से बाहर क़यादत है उनको मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रास्ता तलाश करना है, और रास्ता अगर है भी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मुज़ाकरात के रास्ते में ही है। तो क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए आमादा होगी? जो बानी PTI की ज़िद है कि मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ मुक़तदरा हल्कों से होंगे, क्या बानी PTI स्टेप डाउन करेंगे और गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करेंगे जिनको वो फॉर्म 47 की हुकूमत कहते हैं? क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात हो सकते हैं? दूसरा चैलेंज एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह आ गया है कि जो KPK में गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर वहाँ पर मौजूद हैं। उनकी हुकूमत गिराने के लिए कुछ बातें सुनाई दे रही हैं, कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत ने सरतोड़ कोशिश शुरू कर दी है, जोड़ तोड़ की सियासत एक बार फिर शुरू हो गई, और इस बार हदफ होगा KPK की गवर्नमेंट। अली अमीन गंडापुर साहब इस बार हदफ हैं, और गवर्नर KP जो हैं फैसल करीम कुंडी वो काफ़ी मुतहरिक इस सिलसिले में नज़र आ रहे हैं। तो क्या KPK गवर्नमेंट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथों से जाती हुई इस वक्त नज़र आ रही है? क्या तमाम तर सूरत हाल इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नईम कुरैशी साहब ने। बहुत शुक्रिया नईम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सर ये बताइएगा कि एक तो मुज़ाकरात की बात हो रही है कि बानी PTI ने भी मुज़ाकरात का इशारा दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन हल्कों से बात की जाए जिनके पास पावर है, लेकिन जो 80 रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, बड़े सीनियर हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, जेल में मौजूद हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मुज़ाकरात गवर्नमेंट से करें, रास्ता तलाश करें। आप क्या समझते हैं कि कोई पेशरफ्त होगी? जी बहुत शुक्रिया हसनैन साहब। देखिए, ये मुज़ाकरात की जो बात है ये कोई नई बात नहीं है, ये तो काफी अरसे से सिलसिला चल रहा है। और आपको याद होगा कि इमरान साहब ने हमेशा यही कहा कि मुक़तदरा से हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जो असल जिनके पास ताकत है उनसे बातचीत करना चाहते हैं। लोगों ने इमरान साहब पे इस हवाले से बहुत तनकीद भी की, लेकिन आज इस हुकूमत के अपने वुज़रा जो हैं वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि ताकत उनके पास नहीं है। आप देख लीजिए कि उनकी बहनों से उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही, उनके दोस्तों से, उनके वकला से, उनके पार्टी के रहनुमाओं से उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और बरमला मतलब ये है कि जो वजीर है वो कहते हैं कि जी हमारा इख्तियार नहीं है। तो ये बात तो एक सच्ची हकीकत है जो हमारे सामने है कि मुज़ाकरात उन्हीं के इशारों पे होंगे, चाहे वो थ्रू गवर्नमेंट हो जाए। यूँ समझ लीजिए जैसा कि PTI के कुछ रहनुमाओं ने खत भी लिखा है, आपने खुद फरमाया है, तो मुमकिन है कि इस हवाले से बात हो जाए, लेकिन ये हकीकत है कि असल ताकत किसी और के पास है। ये बिल्कुल एक कठपुतली हुकूमत है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए। इनको तो अपने इख्तिदार के दबाव के लिए उन ताकतवर लोगों का सहारा चाहिए। अब देखिए, मेरी नजर में इन मुज़ाकरात का असल मामला नहीं है। आपने एक जुमला फरमाया कि PTI को एक और चैलेंज दरपेश है और वो है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। मैं उस पर बात करना चाहूंगा। देखिए, असल खतरा जो है वो इस मुल्क में जो असल चैलेंज है जनाब, वो KPK की हुकूमत को नहीं है। असल चैलेंज इस मुल्क की जमहूरियत को है। अगर KPK की हुकूमत बदल गई तो वो कोई खुशाइंद बात नहीं है। आप जानते हैं कि वहाँ PTI के लोग जीते हुए हैं। अगर इतनी बड़ी तादाद में लोगों को खरीदो फरोख्त का किया गया, जो सिंध हाउस में हुआ था, जो हमारी असेंबली में हुआ था, ज़हर कातिल है। हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए और इसी पर गुफ्तगू करनी चाहिए कि ये सियासी जमातों का ये रवैया है। जो मौजूदा हुकूमत है, ये इन्होंने ये बात तस्लीम कर दी कि इन्हें अवाम के वोटों से अब वोट नहीं मिल रहा, ये अवाम के वोटों से नहीं आने, ये इन्हीं जराए से आएंगे। इसकी दूसरी मिसाल आप देख लीजिए कि पंजाब असेंबली में 26 अराकीन के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस जो वो स्पीकर साहब खुद लेके चले गए हैं। आप जानते हैं कि दुनिया की मुख्तलिफ ममालिक की असेंबलियों में, बिलखसूस जापान वगैरह में भी आपने देखा है कि किस तरह मार धाड़ हो जाती है असेंबलियों में। लेकिन अराकीन को इस तरह से जो है नाअहल करवाना, इस तरह इलेक्शन कमीशन को मिला के, तो असल खतरा जो है ना मेरी नजर में जमहूरियत को है, हमारी रिवायत को है, हमारे आइन को है। इन रिवायात को जिस तरह खत्म किया जा रहा है, मेरी नज़र में तो उस मौजू पे गुफ्तगू होनी चाहिए कि आखिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत की क्या करने जा रहे हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब बड़े एक्टिव हैं तो वो किस चीज के लिए एक्टिव हैं? लोगों की खरीदो फरोख्त में, लोगों को डराने धमकाने में।
इसी तरह पंजाब के असेंबली के जो स्पीकर हैं वो कहते हैं देखें क्या होने वाला है। मैं समझता हूं कि इन दोनों जमातों ने इस मुल्क में जमहूरियत की कब्र में खंजर घोंप दिया है। मुझे हैरत है कि पीपल्स पार्टी के वो दोस्त जो जमहूरियत का राग अलापते थे वो कहाँ सो रहे हैं, आज वो सारे लोग कहाँ चले गए। वो जो कभी वोट पे इज्जत दो की बात करते थे वो कहाँ गायब है। जी ये वही जमातें हैं जिन्होंने मिसाक़े जमहूरियत साइन किया था, आज महज इक़्तिदार के लिए अपने सारे असूल भूल गए, सारी चीजें भूल गए। एक आदमी को जेल में रखने के लिए आप आइन में तब्दीलियां कर रहे हैं, आप अदालतों में अपने जज लेके आ रहे हैं, आप अदालतों से मुज़क्का खेज फैसले करवा रहे हैं। तो असल मौजू जो है ना हसनैन साहब, मेरी नजर में तो ये है, एक जमहूरियत पसंद होने की हैसियत से, एक सहाफ़ी होने की हैसियत से मेरा कंसर्न जो है वो ये है कि मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो इस मुल्क की जमहूरियत और इस मुल्क की आवाम के साथ क्या करने जा रहा है। फिर सर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच रही है वो बाकी दीगर जमातें क्यों नहीं सोच रही हैं? ग्रैंड अपोजिशन का अलायंस भी बनने जा रहा था, वो मीठी ईद के बाद उसको हम देख रहे थे कि बताया जा रहा था कि वो फ़ाल होगा, फिर बड़ी ईद आ गई, बड़ी ईद के बाद कुछ बड़ी खबरें आनी थी वो भी नहीं आई। ग्रैंड जो अपोजिशन अलायंस बनने जा रहा था और उसमें जो जमातें शामिल हैं वो क्यों ऐसा नहीं सोच रही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच रही है? देखिए इसमें दो बातें, एक तो यहां पे मैं जरूर आपकी बात तस्लीम करूंगा कि पीटीआई के अपने अंदर जो है वो बहुत सारे गिरोह बन गए हैं। गिरोह से मुराद ये है कि हर आदमी अपने अंदाज में सोचता है और यकजहती पार्टी की यकजहती को नुकसान भी पहुंचा है। तो इसलिए एक तो यकसुई की कमी महसूस होती है हमें पीटीआई में। दूसरी बात यह है कि दीगर सियासी जमातें, आपको पता है कि जो दीगर सियासी जमातें हैं वो बस बराए नाम है, उनकी अपनी कोई इतनी अहमियत, इतनी पोजीशन नहीं है। अगर आप दीगर अपोजिशन जमातों में जेयूआई को शामिल कर रहे हैं तो बेशक फजलुर रहमान साहब की पार्टी जो है वो तीसरे नंबर पे उसकी ज़ाहिर की अहमियत है पीटीआई के अलावा के बाद जो है। तो लेकिन आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी जो है वो अपने मखसूस मजहबी के मफादात कह लीजिए, उनकी अपनी मखसूस सोच कह लीजिए, या इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खुलकर वो सामने आ नहीं सकते, वो ताकतवर हलकों के खिलाफ बात करना नहीं चाहते। इस वजह से वो भी मुख्तलिफ बातें करके जो है वो पीटीआई से एक डिस्टेंस इख्तियार कर लेते हैं। माजी में आपको याद होगा कि मज़ाकरात भी हुए थे, असद कैसर साहब जाहिर है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और दूसरी क़यादत से काफी अरसे मिलते भी रहे, लेकिन किसी मंतिकी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे। उसकी वजह आपके सामने है कि इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त दबाव है, मुख्तलिफ तहरीज़ात दी जाती हैं, आपको पता है लोगों को खरीदो फरोख्त हो रही है, लोगों पे दबाव है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि इस वक्त अपोजिशन के लिए एक मुश्किल वक्त है, पीटीआई के लिए भी मुश्किल वक्त है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक सियासी जमात है, उसमें वर्कर्स का बहुत बड़ा एक कैडर है, इस वजह से वो पार्टी अभी तक अपनी जगह खड़ी है। आज नहीं तो कल हालात बहरहाल उनके लिए बदलेंगे। और सर आखिर में बस ये बताइएगा कि जो माइनस बानी पीटीआई की बात हो रही थी वो किसी और ने नहीं, हलीमा खान साहबा ने खुद की है। माइनस अगर हो गए या नहीं हुए तो कौन करना चाह रहा है माइनस बानी पीटीआई को? देखिए मैं ये समझता हूँ बड़ी काबिल एहतराम है हमारे लिए मोहतरमा हलीमा साहिबा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो उस वक्त एक जज्बाती कैफियत का शिकार हो गई और उन्होंने मायूसी की हालत में ये कह दिया। जाहिर है वो बहन है उनकी, उन्होंने उनके साथ जो कुछ भी जेल में हो रहा है उसके बारे में भी हमें बताया, तो उनका जज्बाती होना बनता है। लेकिन ये बात याद रखिए कि इमरान खान साहब उस वक्त तक माइनस नहीं होंगे जब तक नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब या बिलावल या मरियम नवाज साहिबा, जब तक ये प्लस नहीं होंगे। और ये प्लस इसलिए नहीं होंगे कि मेरी जाती एक राय है कि अवाम में इनकी पोजीशन नहीं है। तो अवाम में जिस आदमी की पोजीशन है उसको जाहिर है कि आप जानते हैं कि कौन लोग हैं जो उन्हें माइनस करना चाहते हैं, लेकिन वो माइनस किसी हाल में भी नहीं होंगे जब तक अवाम में उनकी जड़ें हैं। और इस हकीकत से अब उनके बदतरीन मुखालफिन भी पिछले एक हफ्ते में आप देखें
कि वो सहाफ़ी जो साल से इमरान साहब के बारे में राय रखते थे, अब वो मुख्तलिफ आरा का इजहार कर रहे हैं। खुद मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो बहुत सारी बातें करते हैं इमरान साहब के बारे में। उन्होंने जिस तरह जेल काटी, राना सनाउल्लाह साहब जिस तरह कह रहे हैं, जिस तरह लोग कह रहे हैं कि हाँ उनसे छीना गया इलेक्शन, वो हामी सहाफ़ी जो नून लीग के बेपनाह हामी सहाफ़ी हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट की भी नुमाइंदा होने का दावा कर रहे हैं, वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि किस तरह इलेक्शन छीना गया, क्या कुछ हुआ। इमरान साहब जो है आज तक अपनी पोजीशन पे कायम दायम है, तमाम तर ज्यादतियों की जो, तो इससे मैं ये कहता हूँ कि माइनस कैसे कोई शख्स हो सकता है। माइनस तो आप ऐसे करेंगे, माइनस तो देखिए, माइनस तो नवाज शरीफ साहब हो गए, 3 दफा के वज़ीर आज़म हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया नईम कुरैशी साहब, मुझे बताया जा रहा है कि वक्त ख़त्म हो गया है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और नाज़रीन, इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।